हाँ बच्चों, आज उसी का शेष है जो अभी तक पढ़ा रही थी मैं। पाठ 11 विविधा का ही है, चित्रमय धरती। आज इसको पूरा कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और लिखिए। ये धूसर सांवर मटियाली काली धरती फैली है कोसों आसमान के घेरे में। रूखों छाए नालों के है तिरछे ढलान, फिर हरे भरे लंबे चढ़ाव झरबेरी ढाक कास से पूरित टीलों तक, जिनके पीछे छिप जाती है गढ़वाटों की रेखा गहरी। ये सौंधी घास टकी रूंदे हैं धूप बुझी हारे भरी। सूनी सूनी उन चरगाहों के पार कहीं धुंधली छाया बन चली गई है। 5 दूर के पेड़ों की उन ताल वृक्ष के छोरों के आगे दिखती नीली पहाड़ियों की छाई, जो लटे पसारे हुए जंगलों से मिलकर है एक हुई। इसका संदर्भ है बच्चों, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित चित्रमय धरती शीर्षक कविता, जो कि गिरिराज कुमार माथुर द्वारा संकलित है। व्याख्या प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने धरती के सौंदर्य का चित्रण किया है। व्याख्या की कवि कहते हैं कि धरती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये धूल से भरी हुई मटमैली सांवली काली धरती आसमान के घेरे में बहुत दूर तक फैली हुई है। ठीक है, कह रहे हैं कि इस धरती पर कहीं वृक्षों से छाए हुए नालों के तिरछे ढलाने हैं, कहीं पर हरे भरे लंबे चढ़ाव हैं, तो कहीं पर झरबेरी अर्थात जंगली बेर, ढाक माने पलाश और कास के ऊंचे ढेर हैं, जिनके पीछे सघन वनस्पति के मार्ग की रेखाएं छिपी हुई हैं। कवि कहते हैं कि इस धरती पर कहीं घास से भरपूर मैदान है, तो दूर दूर तक धूप से ढके हुए हैं और केवल जंगल ही जंगल दिखाई देता है। इन जंगलों में सूने चरागाहों माने गाय बैल भैंस जो चरते हैं, घास खाते हैं, कह रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। उनकी धुंधली छाया दूर तक दिखाई दे रही। इन वृक्षों के समूह के आगे नीली नीली पहाड़ियों की छाया भी दिखाई दे रही है। कभी आगे कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पहाड़ी रूपी नारी ने अपने बाल को फैलाकर सारे जंगल को ढक लिया हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है बच्चों कि धरती के इस दृश्य को दूर से देखने पर पहाड़ियों और जंगल दोनों एक ही रूप में दिखाई दे रहे हैं, वे अलग अलग नहीं लगते। इस प्रकार कवि ने धरती के सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें जो है भाषा श्रृंगार रस, ये श्रृंगार रस है इसमें बच्चों, और अलंकार जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक भी अलंकार है इसमें बच्चों। ठीक है, और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, अब अगले एक और देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ा दे, ख़त्म हो जाए आज। यह चित्रमयी धरती फैली है कोसों तक, जिसके वन पेड़ों के ऊपर नीमों आमों वट पीपल पर निखरे निखरे मौसम आते कच्ची मिट्टी के गांवों पर भर जाते हैं खेरे और खेत, फिर रंग बिरंगी फसलों से जिनमें सूरज की धूप दूध बन रम जाती, हर दाने में रच जाता अमृत चंदा का। इस धूसर सांवर धरती की
सांस, कच्ची मिट्टी का ठंडापन, मटियाला सा हल्का साया, तन मन से सांसों में छाया, जिसकी सुधि आते ही पड़ती, ऐसी ठंडक इन प्राणों में जो सुबह ओस गीले खेतों से आती है, मीठी हरियाली खुशबू मंद हवाओं में। तो संदर्भ तो ही रहेगा, प्रसंग में है कि प्रसंग भी वही है कि इस धरती में कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने धरती तथा प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब इसका व्याख्या देख लीजिए बच्चों, थोड़ा व्याख्या बढ़ा चढ़ा करके है। कुछ अपने मन से भी हम लोग जैसे हरा भरा कोई चीज़ देखते हैं तो उसको अपने मन से उसकी सुंदरता का वर्णन कर देते हैं, ठीक है, धरती का। उसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने मन से इसको इस पद को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगी तो अपने आप इसका भाव जो है आपको समझ में आएगा और बढ़ा चढ़ा करके लिख सकती। जैसे देखिए कवि कहते हैं कि यह धरती भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों की वाली है तथा बहुत दूर तक फैली हुई है। इस धरती को कवि ने चित्रमय इसलिए कहा है कि क्योंकि विभिन्न ऋतुओं में इसकी भिन्न भिन्न छवि दिखाई देती है। धरती पर अनेक प्रकार के वृक्ष उगे हुए हैं, जिनमें नीम है, आम है, बरगद है, पीपल है आदि वृक्ष है। इन वृक्षों पर सुंदर सुंदर ऋतुएं आती हैं और अपना प्रभाव छोड़कर चली जाती हैं, ठीक है। गांव में बने हुए कच्ची मिट्टी के घरों पर भी ये ऋतुएं अपना रंग बरसा जाती हैं। मतलब बरसात ऋतु में, कहने का मतलब कि बरसात माने वर्षा ऋतु में गांव के घर और खेत वर्षा के जल से भर जाते हैं। इसके बाद सूरज की धूप खिलती है और वह रंग बिरंगी फसलों में दूध बनकर समा जाती है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि धूप फसलों का पोषण करती है, जिससे फसलों में एक प्रकार की चमक आ जाती है। इस प्रकार नई फसल के प्रत्येक दाने में चंद्रमा का अमृत घुल जाता है। कभी आगे भी कहते हैं कि इस धूल में भरी हुई मटमैली तथा काली धरती से निकलने वाली सुगंधित खुशबू, कच्ची मिट्टी की ठंडक और मटियाले रंग की छाया मेरे तन और मन को आनंद से भर देती है। इस मनमोहक वातावरण की याद आते ही मेरे शरीर में ऐसी शीतलता भर जाती है जैसे कि प्रातः काल में ओस से भीगे हुए खेतों की हरियाली को छूकर ठंडी ठंडी हवाओं से भीनी भीनी सुगंध फैल जाती है। कभी इस दृश्य को देखकर अत्यंत मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि यह सुगंध प्रत्येक मनुष्य के शरीर को शीतलता तथा आनंद प्रदान करने वाली होती है, ठीक है। अब इसमें भी श्रृंगार रस है बच्चों, और अलंकार आपका जो है उपमा उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार है, ठीक। चलिए एक और पढ़ा देते हैं तो इसका प्रश्न उत्तर भी लिखा दे, पूरा हो जाए। साँझ के बादल, ये अंतिम है। साँझ के बादल देखिए, ये अनजान नदी की नावें जादू कैसे पाल उड़ाती आती मंथर चाल, नीलम पर किरणों की साँझी, एक न डोरी एक न माझी फिर भी लाद। निरंतर आती सिंदूर और प्रवाल, कुछ असीम की, कुछ सुदूर की, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, कुछ में गेरू, कुछ में रेशम, कुछ में केवल जाल, ये अनजान नदी की नावें जादू कैसे पाल उड़ाती आती मंतर चाल। बहुत अच्छा है बेटा, इसको भी बढ़ा चढ़ा के कहना है। देखिए इसका संदर्भ बदल जाएगा। संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता साँझ के बादल, धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष से उद्धृत है या लिया गया है। प्रसंग इसका बदल जाएगा। कभी कहते हैं कि इसमें बहुत ही रंगीन छवियों एवं आकृतियों का बनना बिगड़ने का वर्णन किया गया है। इसका व्याख्या है,
कवि संध्याकालीन बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये बादल अनजान नदी की नावें हैं जो धीमी गति से जादू के पालों को उड़ाती हुई चली जा रही हैं। उसी प्रकार बादल रूपी अनजान नदी की नावें अपने साथ सभी कुछ बहाती हुई चलती हैं। ये नावें नीलम की किरणों की झांसी सजाती हैं। इसमें न तो डोरी है और न ही कोई मल्लाह है, किंतु फिर भी ये बादल रूपी नावें सिंदूर और मूंगा को, प्रवाल माने मूंगा, सिंदूर और मूंगा को अपने साथ लाद कर लाती हैं। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि बादल रूपी नावें बिना किसी के सहयोग के अपने साथ सब कुछ बहा लाती हैं। आगे कवि कहते हैं कि इन बादल रूपी नावों में विभिन्न प्रकार की नावें हैं। कुछ नावें निकट की हैं तो कुछ दूर की, कुछ चंदन की तो कुछ कपूर की, कुछ गेरू तो कुछ रेशम की और कुछ केवल जाल की जो दृष्टि को भ्रमित कर बांधने का कार्य करती हैं। ठीक है ना। कवि कहते हैं कि ये अपरिचित नदी की नावें हैं जो जादू के पाल उड़ाती हुई धीमी गति से चली आ रही हैं। ठीक है बच्चों। अब जो है इसमें भी आपका रस जो है शांत रस है और आपका इसमें अलंकार जो है उपमा उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना बच्चों। अब मैं पहले आपको जो है इसका जो है अब लिखवा दूँ मैं आपको। इसी का सांझ के बादल का एक प्रश्न उत्तर लिखा देती हूँ, बस ख़त्म हो जाएगा। देख लीजिए, ये अनजान नदी की नावें यहाँ से लेकर के उड़ा डैश डैश लगा करके लिख लीजिए आती मंथर चाल। तो इसका प्रश्न इस 5 बना के लिखा देती हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोग को। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य पंक्तियों की रचनाकार एवं रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर इसका हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह में संकलित कविता सांझ के बादल से लिया गया है या अवतरित किया गया है। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के गद्यात्मक रूप से के चित्रण के साथ ही अपनी वर्णन शक्ति की सजीवता को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि सांझ के बादलों को पालों वाली नावों जैसा चित्रित किया है। इसमें बहुत सी रंगीन छवियां एवं आकृतियां बनती बिगड़ती रहती। अरे नाव का ऐसे ऐसे चलता है तो देखती नहीं कैसे कैसे कभी कभी ऊपर नीचे एड़े बेड़े उसकी धाराएं दिखाई देती हैं, वही बता रहे हैं इसमें। फिर तीसरा प्रश्न है कि कवि ने संध्याकालीन बादलों के सौंदर्य का वर्णन किस रूप में किया है। इसका उत्तर है कि कवि संध्याकालीन बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये बादल अनजान नदी की नावें हैं जो धीमी गति से जादू के पालों को उड़ाती हुई चली जा रही हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा है कि कवि ने बादल रूपी नावों के किन किन रूपों का वर्णन किया है। बहुत रूप है, देखिए अभी बताए हैं ना कि उत्तर है कि कवि ने बादल रूपी नावों में विभिन्न प्रकार की नावें, जो कुछ नावें निकट की हैं तो कुछ दूर की, कुछ चंदन की तो कुछ कपूर की, कुछ गेरू तो कुछ रेशम की, कुछ केवल जाल की जो दृष्टि को भ्रमित कर बांधने का कार्य करती। अंतिम क्वेश्चन 5वां बच्चों कि प्रवाल और सुदूर शब्दों में से उपसर्ग छाट कर लिखना है। ठीक है। प्रवाल, इसमें प्र जो है उपसर्ग हो गया आपका और सुदूर में सुप उपसर्ग है। ठीक है। चलिए आज ये आपका काव्य वाला पूरा हो गया है। अब जो है दूसरा चीज़ दूसरे दिन पढ़ाऊंगी, इसको लिख करके भेजिए। ठीक है। और लिख के नहीं भेजेंगी तो अब आप लोगों के ऊपर डंडा बरसाया जाएगा। ठीक है। इसलिए जल्दी से लिख करके भेजिए क्योंकि अब परीक्षा आप लोगों का नज़दीक आ रहा है बच्चों। धन्यवाद।
जो नहीं आता वो मुझसे पूछे बताऊँ, लेकिन मेहनत जब आप लोग करेंगे तब। और यदि सोचे खाली बस मैडम वही बकती चली जाए, तो ऐसे मैडम नहीं बक 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 करेंगी। आप लोग भी कुछ उसको परिश्रम करके हमको सुनाइए।